फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हरजीत सिंह है। पेशे से मैं एक वकील हूँ और वकालत का मुझे पिछले 23 सालों का अनुभव है। मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि आप सब लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लेकिन भागम भाग ज़िंदगी और आपाधापी में मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। इधर लॉकडाउन ही सही, इसमें कुछ समय मिला है तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। तो मेरा YouTube चैनल लॉ एंड टेक के नाम से है, जिसमें आपको लॉ से रिलेटेड और इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर जानकारी मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से टेक्निकल विषय भी होंगे। और आप भी जिन विषयों पर जानकारी मुझसे लेना चाहेंगे या लॉ से संबंधित या किसी और विषय पे, तो अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर संभव आपको रिप्लाई करूं। और अगर आप चाहेंगे तो उनका पर मैं आपको वीडियो भी बना के दूँगा। लेकिन ये सारा आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो तभी संभव हो पाएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे YouTube चैनल पहुंच सके और मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे वो है चेक बाउंस। हम ये लोग जानेंगे कि अगर आपको किसी ने चेक दिया, अगर वो बाउंस हो जाता है तो आपको कौन से लीगल स्टेप उठाने चाहिए जिससे आपकी मेहनत की कमाई ना डूब सके। इस संबंध में भारत सरकार ने द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसे हिंदी में हम लोग पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 कहते हैं, इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को चेक देता है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस चेक की धनराशि से दुगनी धनराशि एक तय समय अवधि बीत जाने के बाद जिसको चेक दिया उसको अदा करे। अगर वो अदा नहीं करता है तो ऐसी समय के अंदर साल से लेकर 6 महीने तक की सजा और दुगनी धनराशि देने के लिए वो व्यक्ति दायी है। हम इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के संबंध में विस्तार से जानेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को शॉर्ट में एनआई एक्ट कहते हैं और जिसे हम आगे के वीडियो में एनआई एक्ट के नाम से ही पुकारेंगे। चेक बाउंस के संबंध में एनआई एक्ट में 2 धाराओं में विशेष प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 138 और धारा 142 एनआई एक्ट है। धारा 138 में चेक से संबंधित प्रक्रिया दी है, चेक बाउंस से संबंधित मुकदमे की प्रक्रिया है, और धारा 142 में भी प्रक्रिया है, लेकिन उसके संबंधित कोर्ट को आदेश करना होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि ए ने बी से 1 लाख रुपए का कोई फर्नीचर खरीदा और ए ने उसके बदले में बी को 1 लाख रुपए का अपने अकाउंट का चेक 1 जुलाई को दिया। और 1 जुलाई को बी ने वो चेक लेकर अपने पास रख लिया और 2 जुलाई को बी वो चेक लेकर बैंक जाता है और अपने खाते में भुगतान हेतु उस चेक को जमा कर देता है। और बी का बैंक क्लियरेंस हेतु उस चेक को संबंधित बैंक में भेजता है, जहां से वो चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर का कोई भी कारण हो सकता है, या तो उस खाते में एक अमाउंट चेक की धनराशि से कम हो सकती है, खाता बंद हो सकता है, या चेक में सिग्नेचर डिफर हो सकते हैं, या कोई भी कारण अन्य कारण हो सकता है। तो चेक 3 तारीख को बाउंस हो जाता है, तो 4 तारीख को जब बी चेक की धनराशि लेने के लिए बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि ए के द्वारा दिया गया चेक डिसऑनर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बी को क्या लीगल स्टेप उठाने चाहिए। जब 4 तारीख को
बी को ये पता चलता है कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो उसके पास लीगल अपॉर्चुनिटी बचती है कि बी चेक डिसऑनर होने की 1 महीने की तिथि 3 अगस्त तक ए को लीगल नोटिस भेजे। तो लीगल नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर ए उसको भुगतान करेगा चेक का। अगर भुगतान नहीं करता है 15 दिन बीत जाने के बाद, तो तब काज ऑफ एक्शन लागू होता है और काज ऑफ एक्शन की 1 महीने के अंदर आप सक्षम न्यायालय में वाद ला सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि ए ने बी से 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और उसके एवज में ए ने बी को 1 लाख रुपए की धनराशि के बराबर का एक चेक काट कर दिया। बी ने 2 जुलाई को उस चेक को अपने बैंक में भुगतान हेतु जमा किया। बैंक ने उसको क्लियरेंस के लिए 3 तारीख को भेजा और 3 तारीख को वो चेक डिसऑनर होकर वापस आ जाता है और बी अपने बैंक में 4 तारीख को जब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चेक डिसऑनर हो चुकी है। तो इसमें बी के पास जो लीगल अपॉर्चुनिटी बचती है वो ये है कि वो 4 जुलाई से 3 अगस्त यानी कि 1 महीने की अवधि के अंदर लीगल नोटिस ए को भेजे और अपने चेक के बराबर धनराशि की मांग करे। मान लिया कि ए को नोटिस बी 15 जुलाई को भेजता है और वो नोटिस बी द्वारा जो भेजी जाती है ए को 18 जुलाई को तामील हो जाती है। इस पर एक दायित्व बनता है कि वो चेक की जो समय अवधि है उसके अंदर बी को चेक की धनराशि का भुगतान कर दे। अगर ए बी को चेक की धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो जिस दिन ए पर नोटिस तामील होता है उस तारीख से 1 महीने की अवधि के अंदर बी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। मान लिया कि 18 जुलाई को बी द्वारा भेजा गया नोटिस ए पर तामील होता है तो 17 अगस्त तक बी को मुकदमा दायर करने की मिलेगी। मैं आपको इसमें यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो मुकदमे होते हैं ये समरी ट्रायल के मुकदमे होते हैं, इनका निस्तारण बहुत जल्दी किया जाता है। ये एक्ट बनाया विशेषकर इसलिए ही गया है कि ताकि जो भी चेक से संबंधित फ्रॉड होते हैं या उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए ताकि व्यापारियों का बैंक संबंधी सिस्टम में विश्वास बना रहे। एनआई एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर या ये जानते हुए ऐसा चेक देता है कि जब वो जानता है कि ये चेक जब बैंक में भुगतान के लिए जाएगा तो अनादित हो जाएगा तो धारा 138, धारा 142 एनआई एक्ट के प्रावधानों के तहत दंडित होगा, जिसके अंतर्गत उसको उस चेक की धनराशि से दुगनी धनराशि देनी होगी और 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा भी काटनी होगी। लेकिन अगर मुकदमा आपने दायर कर दिया, आपको उसमें पैसे, ये तो प्रक्रिया थी जो मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा एनआई एक्ट के मुकदमे में जो विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है वो ये है कि ये मुकदमा टोटल जो है टेक्निकल बेस पे आधारित होता है और इसमें समय अवधि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूंगा कि ऐसे मुकदमों में किसी काबिल लॉयर को ही एंगेज करना चाहिए जो कि एनआई एक्ट के मुकदमों का अच्छा ज्ञाता हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस लाइफ में अक्सर देखा है कि एनआई एक्ट के मुकदमे वकील की अज्ञानता या वकील की लापरवाही के कारण ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उसमें पार्टी का दोष कम होता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि इसमें अच्छा लॉयर ही इंगेज करना चाहिए। इसके अलावा जो विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है कि जब भी आप किसी को चेक लें
या चेक दें तो खासकर चेक लेते वक्त आप एक अलग से रसीद लिखवा लें जिसमें उस चेक का नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल और चेक किस लिए लिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी हो, ताकि कि चेक देने वाला भविष्य में अदालत में जाकर इनकार न करे कि मैंने चेक आपको नहीं दिया था। इसके अलावा पहली शर्त जो इसमें यह है वो ये है कि आप का जो भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो लीगली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी जुए में 1 लाख रुपये जीता और उसके बदले में उसने आपको चेक दे दी और वो चेक बाउंस हो जाती है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आप चेक के माध्यम इस एक्ट के तहत वसूल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली अन्य बातें हैं, उसमें से एक बात कि जब भी आप बैंक में जाएं, बैंक जो चेक है उसकी अवधि 3 महीने होती है और 3 महीने के अंदर अंदर भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत कर दें। और जब चेक डिसऑनर हो तो बैंक से डिसऑनर स्लिप लेना ना भूलें कि वो डिसऑनर स्लिप ही इस बात का सबूत है कि फलां चेक डिसऑनर हुआ। इसके अतिरिक्त जो नोटिस आप भेजें वो किसी प्राइवेट कुरियर कंपनी से ना भेजकर रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजें और रजिस्टर्ड डाक की पावती जो रसीद होती है उसको संभाल के रखें और नोटिस भेजने के बाद तामीला की रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर लें जो कि संबंधित डाक विभाग से मिल जाती है या आजकल नेट में भी मिल जाती है। जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ये सारे कागज़ आपको काम देंगे, क्योंकि इस एक चीज़ मान के चलिए कि इस मुकदमे में, एनआई एक्ट के मुकदमे में जो भी सिद्ध करना है आपको और डॉक्यूमेंट्स या अन्य माध्यम से, वो वादी मुकदमा को ही सिद्ध करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपका ही रहेगा। नोटिस किस तारीख को भेजा, किस तारीख को तामील हुआ, ये वादी मुकदमा को सिद्ध करना है। ये पैसा लीगल ट्रांजैक्शन के लिए था, इस तारीख को चेक मिला, इस तारीख को चेक डिसऑनर हुआ, ये भी आपका ही दायित्व है। इसके अलावा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोर्ट में जाएं एविडेंस देने के लिए, हालांकि इन लोगों को समरी ट्रायल है, इसकी एविडेंस जो कि एफिडेविट पे ही हो जाती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी का वकील आपसे जिरा करेगा तो आपको बड़ा सोच समझ के उनके जवाब देने होंगे। आपको चेक नंबर, चेक की तारीख, डिसऑनर की तारीख, तामीला की तारीख, नोटिस की तारीख, सारी चीज़ें आपको याद करके जानी होंगी। अगर आपके पास चेक के साथ कोई ऐसा बिल या ऐसी कोई रसीद नहीं है जिससे आप सिद्ध पाएँ कि चेक की धनराशि किस के एवज में चेक आपको दिया गया था, तो मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम 2 गवाह और तैयार रखें और उनको भी अपने मुकदमे में पेश करें। नहीं दिए अगर बीच में दौरान मुकदमा आपको और वादी और प्रतिवादी में कोई भी सेटलमेंट धनराशि तय होती है और वो आपको दे देता है, तो आप कभी भी किसी भी स्तर पर जाकर मुकदमे में सुलह कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है, मुकदमा वापस हो सकता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चेक की धनराशि के अलावा ब्याज भी मांग सकते हैं या दोगुनी राशि मांग सकते हैं या 1.5 गुना राशि मांग सकते हैं, मुकदमे का खर्च मांग सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एनआई एक्ट के जो मुकदमे हैं वो एक टेक्निकल बेस पे मुकदमे होते हैं और इसमें समय अवधि का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश आप 1 माह की जो नोटिस की अवधि है या उसके बाद 1 माह की जो मुकदमा दायर करने की अवधि है उसके अंदर आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, तो धारा 142 का सेक्शन सी ये प्रावधान करता है कि आप लिमिटेशन ले सकते हैं। अगर अदालत को आप बता सकते हैं कि किन कारणवश ये पर्याप्त कारण थे कि इन कारणवश ये मुकदमा समय से दायर नहीं हो पाया, तो अदालत आपको अनुमति दे सकती है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एनआई एक्ट के मुकदमों को बड़े सावधानीपूर्वक करना चाहिए और जब भी आप किसी से चेक लें तो उस चेक को मोड़े नहीं,
फाड़े नहीं या कटे फटे ना, सावधानीपूर्वक रखें। और अच्छा होगा कि अगर आप चेक के साथ एक रसीद भी लें, ताकि आपको सबूत रहे कि ये चेक किस पैसे के एवज में दिया गया है। और ध्यान रहे कि उस चेक में, उस रसीद में चेक नंबर, बैंक डिटेल नंबर और देने वाले के हस्ताक्षर और तिथि साफ साफ लिखी होनी चाहिए। रसीद में कोई गांठ छान नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस लॉ एंड टेक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें